नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। दस्तक में बात आज होगी बदल गए सरकार। जी, बदल गए सरकार का मतलब बहुत साफ है कि सरकार इस दौर में जो भी है वो क्यों बदल रही है या बदल रही है तो ये दिखाई खुले तौर पर कैसे दे रहा है। छवियां कैसे बनती है और किस तरीके से बनती है, तो वो छवि कैसे टूटती है जब आप सत्ता में होते हैं और सत्ता में जब नहीं होते हैं। इन दोनों के बीच की लकीर क्या वाकई इतनी मोटी होती है कि इस पार या उस पार दोनों के बीच में खड़े होकर समझाना पड़ता है प्रोटोकॉल क्या है। आइए हम आपको दरअसल सुनाते हैं जिस वक्त चुनाव इस देश में हुए नहीं थे 2014 के, उस वक्त जनरल वीके सिंह यानी जब मंत्री नहीं बने थे तब का जिक्र हम कर रहे हैं। तब क्या कह रहे थे उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री की रेस में थे, तब क्या कह रहे थे। पहले ये सुनिए जो छवि गढ़ी गई इस देश पे। जिस तरीके से देश की सुरक्षा नीतियां हैं देखकर अफसोस होता है। हमारे पड़ोसी देश पश्चिम में, हमारे पड़ोसी देश उत्तर में, हमारे पड़ोसी देश यहां तक कि पूर्व के अंदर हमारी सीमाओं का उल्लंघन कर रहे हैं बेखटके, बेखौफ। और ये इसलिए कि हमारी नीतियां ठीक नहीं हैं, ये इसलिए कि उनको लगता है कि शायद हम कमजोर हैं। आप कल्पना करें हमारे देश के जवानों के सर काट के ले जाए और कुछ दिनों के बाद उसी देश के प्रधानमंत्री को चिकन बिरयानी का भोजन दिया जाए। छवि तो यही थी। देश के भीतर भावनाओं को लेकर इसलिए उबार पर था क्योंकि कहीं ना कहीं स्थिति पाकिस्तान को लेकर, आतंकवाद को लेकर या उस दिशा में उठते कदम और समझौते के लिए बढ़ते हाथ को लेकर कई सवाल थे। शायद इसीलिए यह छवि थी। लेकिन कल छवि टूटी, नई छवि बनी, बदली हुई छवि। इन तस्वीरों में देखिए जो छवि बदल गई झटके में। पाकिस्तान के दूतावास में पाकिस्तान के राष्ट्रीय दिवस के मौके पर पहली बार इस तरीके से तकरीर करते हुए नजर अगर पाकिस्तान के हाई कमिश्नर आ रहे थे तो साथ में नजारा था कि देश के विदेश राज्य मंत्री साथ में थे, बात हो रही थी, मुस्कुरा रहे थे, उनका शरीक होना था। वहां पर प्रोटोकॉल का चक्कर बताया जा रहा था या फिर जिस दिशा में भी वो गए होंगे तमाम चीजों को लेकर कई सवाल। ये सवाल और आगे बढ़े क्योंकि उस दौरान ट्वीट का जिक्र होना शुरू हुआ जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से मुश्किलात है। एक छवि थी, एक छवि गढ़ गई नहीं। लेकिन इन सब के बीच सफाई देने के लिए अब से चंद मिनट पहले खुद जनरल वीके सिंह सामने आए। पाकिस्तान हाई कमीशन दिल्ली में ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है, एक ऐसा कार्य है जो हर मिनिस्टर स्टेट को जो एक्सटर्नल अफेयर्स में आते हैं हमारी सरकार के अंदर ये पहले भी करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। इस सेलिब्रेशन के दौरान, इस अटेंडेंस के दौरान कुछ नया नहीं था। मिनिस्टर ऑफ स्टेट आज तक जाते रहे हैं और अलगाववादी सालों साल से इस फंक्शन में आते रहे हैं। जहां तक ट्वीट का सवाल है, दो चीजें थी। पहला था ड्यूटी के बारे में, जिसमें साफ डेफिनेशन से यह दिखाने की कोशिश की थी कि एक सिपाही के लिए और एक अनुशासनात्मक पार्टी के लिए ड्यूटी का मतलब क्या होता है। दूसरा ट्वीट था डिस्गस्ट, जिसकी डेफिनेशन दी गई थी और ये उन सब मीडिया के लोगों के लिए था जो इस चीज को एक अलग ढंग से तोड़ मरोड़ कर राई का पहाड़ बनाकर पेश कर रहे थे। मीडिया ही नहीं, सोशल मीडिया को लेकर भी कई नई परिभाषाएं गढ़ी गई हैं। उसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने भी एक फैसला दिया, हम उस पर भी आएंगे। लेकिन सरकार बदलने का मतलब सिर्फ इतना भर नहीं है। एक वक्त देश की बात थी, एक वक्त सरकार और अब पार्टी की बात है। मामला उससे आगे भी जाता है। पार्टी के भीतर भी कहीं ना कहीं चीजें बदल रही हैं। बदल क्यों रही है? नए तरीके से गढ़ी जा रही हैं या फिर पहली बार महसूस हो रहा है कि दरअसल वरिष्ठों का अनुभव भी मायने रखता है। रिपोर्ट देखिए। तीनों में तालमेल हो जाए तो फिर सरकार की उड़ान कोई थाम नहीं सकता, बीजेपी की जीत कोई रोक नहीं सकता और संघ के विस्तार को कोई लगाम लगा नहीं सकता। कमोवेश यही मंत्र 24 घंटे पहले संघ परिवार ने सरकार और बीजेपी को दिया, जिसका असर यह हुआ कि बीते 10 महीनों से राजनीतिक कल्पवास में रह रहे लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के दरवाजे पर दस्तक देने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पहुंच गए। साथ में केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली भी पहुंचे और बीजेपी अध्यक्ष ने इन सब के बीच कार्यकर्ताओं से मुलाकात का वक्त भी तय कर दिया।
यानी संघ के साथ मंथन ने बीजेपी अध्यक्ष से लेकर सरकार तक को चिता दिया है कि अकेले कोई उड़ान भरी नहीं जा सकती और अनुभव को दरकिनार किया नहीं जा सकता। जानकारी के मुताबिक संघ ने अडवाणी और जोशी को पूरी तरह खारिज किए जाने पर चिंता जताई और अनिवार्य परामर्श लेने की जरूरत जताई। इसीलिए लालकृष्ण अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के घर जाकर 3 मुद्दों पर चर्चा हुई और दोनों से मुलाकात तकरीबन 1-1 घंटे चली। पहला मुद्दा कश्मीर में मुफ्ती को लेकर बीजेपी के भीतर नाखुशी और सरकार की मजबूरी का उभरा। दूसरा मुद्दा जनरल वीके सिंह का पाकिस्तान दूतावास जाने पर सरकार और मंत्री के अंतर्विरोध का उभरा। और तीसरा, बाबरी मस्जिद केस पर सीबीआई फाइल बंद कराने की दिशा में सरकार क्या पहल कर सकती है, इस पर भी चर्चा हुई। संघ ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और मोदी सरकार के मंत्रियों को साफ साफ कह दिया है कि पिछले 9 महीनों में जो सरकार और पार्टी के काम करने के तरीकों में बदलाव आया है, उससे कार्यकर्ता नाराज हैं। कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर करने और सरकार की नकारात्मक छवि को सकारात्मक बनाने के लिए बुजुर्ग नेताओं के अनुभव का फायदा लेना चाहिए। यानी पहली बार सरकार और बीजेपी दोनों को ये महसूस होने लगा है कि जो सफलता मोदी सरकार को मिलनी चाहिए, जो जीत तेजी से बीजेपी के पक्ष में होनी चाहिए, वह हो नहीं पा रही। ऐसे में रास्ता सलाह मशविरे का ही है, तो फिर हर किसी को तरजीह देनी होगी और असर इसी का नजर भी आने लगा कि बीजेपी अध्यक्ष अब महीने के पहले और तीसरे सोमवार को कार्यकर्ताओं से बिना अपॉइंटमेंट मिला करेंगे। यानी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में स्थितियां ऐसी जरूर बन रही है कि जमीन पर पांव रखिए तो आप आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन इन सब के बीच सत्ता की एक अपनी हनक होती है, या फिर कहें राजनीति की एक अपनी समझ होती है। कहते हैं कि राजनीति के पास एक ऐसी ताकत आ जाती है, वो सब कुछ ब्लैक का व्हाइट हो जाता है और इस राजनीति के जरिए कहीं ना कहीं हर किसी को एहसास कराया जाता है कि आप कमजोर हैं, अगर आप राजनीति में आएंगे तो मजबूत हो जाएंगे, यानी दूसरा कुछ मायने रहता नहीं है। यह जिक्र इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया में अभिव्यक्ति की बात नहीं कभी मानी गई, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जब आईना दिखाया और यह कहते हुए दिखाया कि संविधान में जिक्र है अभिव्यक्ति की आजादी का, तो ऐसे में यह आईटी नियम कहां से आ गया? जी, बाल ठाकरे के निधन के वक्त पहली बार कायदे से लोगों ने आईटी एक्ट की धारा 66A की ताकत देखी और ताकत सोशल मीडिया की भी देखी। जब मुंबई के पास पालघर में रहने वाली शाहीन ढांडा ने बंद को लेकर सीधा सवाल उठा दिया। शाहीन ने फेसबुक पर लिखा, बाल ठाकरे जैसे लोग रोज पैदा होते हैं और मरते हैं, इसके लिए बंद नहीं होना चाहिए। शिव सैनिकों ने इस पोस्ट पर आपत्ति जताते हुए पुलिस में शिकायत की और पुलिस ने भी आनन फानन में न केवल शाहीन को गिरफ्तार कर लिया, बल्कि उनकी सहेली रेणु श्रीनिवासन को भी गिरफ्तार किया, जिसने महज पोस्ट को लाइक ही किया था। नाराज शिव सैनिकों के गुस्से का आलम यह हो चला कि शाहीन ढांडा को न केवल फेसबुक से पोस्ट हटानी पड़ी, बल्कि चंद दिनों के भीतर पालघर भी छोड़ना पड़ा और सार्वजनिक जीवन में उसके सामने मुश्किलें आकर खड़ी हो गई। और इस घटना के बाद से ही 66A को लेकर पहली बार जनहित याचिका लॉ स्टूडेंट श्रेया सिंघल ने दायर की, जिसका फैसला आज हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को अभिव्यक्ति की आजादी पर पाबंदी लगाने वाला करार दिया। सेक्शन 66A को पूरा इन इट्स एंटायरिटी उन्होंने स्ट्राइक डाउन किया है। तो ये हम सब के लिए इतनी जीत है क्योंकि उन्होंने हमारा फंडामेंटल राइट टू फ्री स्पीच और एक्सप्रेशन प्रोटेक्ट किया है और अपहोल्ड किया है। लेकिन सच यही है कि शाहीन और रेणु की गिरफ्तारी के वक्त पहली बार देश ने कायदे से बेलगाम सोशल मीडिया की ताकत देखी, जहां एक लाइन की पोस्ट ने शिव सैनिकों को हिला डाला और पहली बार ही सोशल मीडिया के लाखों लोगों ने 66A को भी जाना और समझा। हालांकि इससे पहले कुछ मामले आए जरूर और बाद में भी कई मामले आए जो चौंका गए। मसलन पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति को लेकर पांडिचेरी के बिजनेसमैन एस रवि ने तो महज इतना ही लिखा था, कार्ति ने रॉबर्ट वड्रा से अधिक संपत्ति अर्जित की है। बस कार्ति की शिकायत पर एस रवि को गिरफ्तार कर लिया गया। ममता बनर्जी तो बंगाल की मुखिया है, सीएम है। कार्टून जिसने बनाया, ईमेल जिसने पोस्ट किया, उसके आरोप में 2 प्रोफेसरों को जेल की हवा खानी पड़ी। संसद में व्याप्त भ्रष्टाचार पर कार्टून बनाने की वजह से असीम त्रिवेदी को गिरफ्तार कर लिया गया। यानी 66A का डंडा पुलिस ने खूब हांका और ज्यादातर मामलों में शह राजनेताओं और सत्ता की ही थी। याद कीजिए, मनमोहन सरकार के दौर में आईटी मंत्री कपिल सिब्बल ने सोशल मीडिया को कटघरे में खड़ा करने के लिए उन तमाम कार्टून, जुमलेबाजी और अभिव्यक्ति को ही निशाना बनाया जो मनमोहन सिंह से लेकर सोनिया और राहुल गांधी पर चोट कर रहे थे।
गूगल पे, फेसबुक पे या याहू पे या जो माइक्रोसॉफ्ट ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इन पे ऐसी इमेजेस को अपलोड किया गया था जो किसी भी हिंदुस्तान के व्यक्ति को अपमानित करेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी ने तो सोशल मीडिया को चुनावी हथियार भी बनाया और ढाल भी। हथियार से वार किया, प्रचार किया, लोकप्रिय हुए, फॉलोअर्स जुड़ते चले गए। ऐसे में जब किसी ने मोदी सरकार पर अटैक किया तो चाहने वालों ने हमला करने में कोई देरी नहीं लगाई, बख्शा किसी को नहीं, जैसा चाहा उस तरीके से हमला किया। और इस लकीर में ताजा मिसाल तो यूपी के मंत्री आजम खान का है। आजम खान पर सवाल करने वाले छात्र की गिरफ्तारी हुई। छात्र ने आजम खान को अभिव्यक्ति के नाम पर नहीं बख्शा तो यूपी सरकार ने कानून के आश्रय छात्र को नहीं बख्शा और हवालात में पहुंचा दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि अभिव्यक्ति के दायरे में अभिव्यक्त करने से किसी को ना रोका जाए और कानून की धारा 66 रद्द की जाती है। तो क्या ये माना जाए 66 की बंदिशें टूटते ही सोशल मीडिया यूजर्स अब और ताकतवर हो गए हैं और ताकतवर सत्ता थोड़ी कमजोर। यानी कहीं ना कहीं सत्ता की हनक इस दौर में थमेगी सोशल मीडिया व्यक्ति की आजादी के साथ जुड़ रहा है तो एक अच्छे संकेत भी माने जाए। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि याद कीजिए कांग्रेस के दौर में किसानों की खुदकुशी, कितना हंगामा मचता था। लेकिन सत्ता में आने के बाद बीजेपी के भीतर क्या संवेदनशीलता गायब हो गई? ये इसलिए क्योंकि राजस्थान में सरकार बीजेपी की है, केंद्र में बीजेपी की है। बीते 10 दिनों में 11 किसानों ने खुदकुशी की है राजस्थान में। दस दिन में 11 मौत। जी, राजस्थान के कोटा संभाग का ये कड़वा सच है, जहां बेमौसम बारिश से फसल बर्बादी के बाद बीते 10 दिन में 11 किसानों ने खुदकुशी कर ली। यानी फसल चौपट हुई तो किसान किस दरवाजे दस्तक दे और राजनीति जब उसके चौखट पर हो तो फिर अगली फसल का इंतजार वह किसके भरोसे करे? ये ऐसे सवाल हैं जिन्होंने राजस्थान के किसानों के सामने पहली बार मौत का फंदा ही लटका दिया। मौत की हर कहानी झकझकोरने वाली है। लाड़पुरा गांव के प्रेमशंकर ने पहली बार साहूकार से 3 लाख रुपए कर्ज लेकर 25 बीघे में खेती की थी। लेकिन बेमौसम बारिश के बाद सिवाय खेत में फंदा लगाकर मरने के अलावे कोई रास्ता नहीं दिखा। ज्वार आ गई थी 55 बीघा ठाम था, 15 बीघा बरी माँ के घर की थी जी। देखभाल ना खेती में गयो ना पानी निकाल रहा है, फिर दूसरे दिन गयो जी मतलब फंदो लगारी खत्म हो गई बाबू। वहीं चितवा गांव के 28 बरस के महावीर प्रसाद ने भी 4 लाख रुपए का कर्ज लेकर 20 बीघा में फसल रोपी थी। 8 महीने दिन रात मेहनत की। जब सपने पूरे करने का वक्त आया तो बेमौसम बरसात और ओले ने सब कुछ छीन लिया। जिंदगी भी महावीर ने जहर पीकर जान दे दी। जो ओलावृष्टि हुई ना, इसको देख के उसके शरीर में दर्द होने लगा। दर्द होते ही थोड़ी देर तो हमने उसकी छाती वाती दबा दबो कि दर्द को शांत किया थोड़ी देर। तो उसके बाद में उसको ट्रीटमेंट के लिए ले गए अस्पताल में। तो अस्पताल हर की कहानी ऐसी या हर का सच ऐसा जो वाकई इस बात का एहसास कराए कि आखिर सरकारें इस पे खामोश क्यों रहती है। शरद कुमार की ये रिपोर्ट थी। हम आपको अब लिए चलते हैं महाराष्ट्र में किसी किसान की खुदकुशी के बाद उस परिवार के भीतर क्या होता है, जरा इस रिपोर्ट को देखिए। ये एक ही किसान परिवार के अलग अलग चेहरे हैं जिनके सामने जिंदगी जीने के लाले पड़ चुके हैं, क्योंकि घर के मुखिया जो किसान संयोग से थे आत्महत्या कर चुके हैं। बेमौसम बरसात और ओले से सिर्फ फसल ही नहीं उजड़ती बल्कि जिंदगी भी कैसे उजड़ जाती है, इन चेहरों को देखकर समझ जाइए। बेमौसम बारिश होने की वजह से पूरी फसल खराब हो गई। पूरे अंगूर के जो बगीचे थे उसमें वो सब खराब हो चुके हैं। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता मैं अपना MCS कंप्लीट कर पाऊंगी। फसल का सब नुकसान हो गया। मुझको फार्मेसी को एडमिशन लेना था, उसको 40,000 रुपये खर्चा है। लेकिन घर के लोग लोन चुकाएंगे या हमारा पैसा पे करेंगे। तो क्या सरकार कुछ करेगी या मीडिया के कैमरे के सामने ख्वाबों को बिखरने के रुदन को सुनकर खामोश हो जाएगी? क्योंकि नासिक में बेमौसम हुई बारिश ने सिर्फ फसल बर्बाद नहीं की बल्कि फसल के आसरे बुन रहे ख्वाबों को भी तबाह कर दिया। किसानी की अनिश्चितता का दुख अब इन बच्चों की आंखों में पढ़ा जा सकता है।
जैसे हमेशा कॉलेज में टॉप करने वाली गायत्री ने सपनों में भी नहीं सोचा था कि 6 लाख से ज्यादा कर्ज में डूबे परिवार को बचाने के लिए अब उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी और नौकरी की दिशा में कदम बढ़ाना पड़ेगा, यानी कुल मिला के मजदूरी। बहुत सारा नुकसान हो चुका है, 4-5 लाख का नुकसान हो चुका है और कुछ क्रॉप लोन्स भी लिए थे, वो भी अभी हम भर नहीं पाएंगे। नासिक में किसानों के घर बच्चों की ऐसी कई कहानियां पल रही हैं, जो जाहिर है किसी साहित्यकार को समझ नहीं आएगी और ना ही सरकार को, क्योंकि कुदरत ने जुल्म किया लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। फसल के लिए कर्ज लिया लेकिन बेमौसम बारिश ने सब कुछ तबाह कर दिया और जिंदगी झटके में एक दूसरी लीक पर चल पड़ी। तो इस अकाल बारिश के कारण पूरी खेती खत्म हो गई। ऊपर से मेरे पापा कर्ज लेकर उन्होंने मेरी पढ़ाई की थी और किसान खेती भी उन पे करते थे, लेकिन इस बारिश की वजह से वो ना कर्जा भर सकते हैं ना मेरी पढ़ाई कर सकते हैं। अब मैं ना पढ़ाई पूरी कर सकेंगे ना उनका खेती में मदद करनी पड़ेगी मुझे। तो सवाल यही है, जब बर्बाद किसानों की सुध लेने वाला कोई नहीं तो उनके बच्चों की सुध लेगा कौन, जिनकी आंखों के सामने सपने टूट रहे हैं। टूटे सपनों की आवाज भी सरकार तक पहुंचती नहीं। तो ऐसे में सवाल यही है कि वाकई क्या सरकार बदल गए हैं? ये सवाल वाकई महत्वपूर्ण है। लेकिन इन सबसे इतर दरअसल आज एक ऐसी जीत मिली न्यूजीलैंड को, जिसने क्रिकेट की धड़कनों के साथ लोगों की धड़कनों को दोबारा क्रिकेट से जोड़ा ही नहीं, बल्कि न्यूजीलैंड के भीतर जरा घुस के देखिए, उस देश में कुल जनसंख्या है 45 लाख। अब जरा कल्पना कीजिए उस जीत का मतलब क्या है। हमको लगता है ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। There is Gaptal at his very best. यह शोर उदासी के खत्म होने का शोर है। यह शोर सपनों को पाने का शोर है। यह शोर इतिहास बनाने का शोर है। जो भी इस शोर में शरीक हुआ उसने पहली बार समझा कि युद्ध में जीत का मतलब होता क्या है और गुलाम बनकर संघर्ष करते हुए जीतने या हारने का मतलब कितना बेमानी होता है। पहले और दूसरे विश्व युद्ध में इंग्लैंड की तरफ से लड़ते हुए न्यूजीलैंड एक ऐसे निराशा के दौर में चला गया था कि विश्व युद्ध के बाद पहली बार इंग्लैंड के साथ 1955 में पहली बार जब ऑकलैंड के इसी ईडन पार्क स्टेडियम में खेलने के लिए उतरा तो पूरी टीम ही 26 रन पर आउट हो गई। और संयोग से ठीक 60 बरस पहले, वह भी मार्च का ही महीना था, 28 मार्च 1955, और ठीक 60 बरस बाद 24 मार्च 2015 यानी आज ही के दिन ईडन पार्क में 61,000 दर्शकों के सामने एक ऐसी जीत हासिल की जहां सिर्फ क्रिकेट खिलाड़ी ही नहीं बल्कि समूचा देश खेल रहा था। जी, न्यूजीलैंड। ऑकलैंड में शाम होते ही आसमान में बादल छाए और बरसात होने लगी, जिससे 2 घंटे का खेल सुहा हो गया, लेकिन स्टेडियम से एक दर्शक भी नहीं हिला। कल्पना कीजिए, 55,000 की कैपेसिटी वाले स्टेडियम में बैठे 61,000 लोगों में से कोई न्यूजीलैंड का शख्स इसलिए नहीं हिला कि उसे लगा कि बरसात की वजह से अगर उसने स्टेडियम छोड़ दिया तो न्यूजीलैंड हार जाएगा। जीत के सपनों को संजोए सिर्फ न्यूजीलैंड के खिलाड़ी ही नहीं बल्कि स्टेडियम में मौजूद न्यूजीलैंड के हर क्रिकेट प्रेमी के जहन में बीते 6 बार के विश्व कप के सेमीफाइनल में खेलते हुए न्यूजीलैंड के हारने का डर 7वीं बार भी मंडरा रहा था। कमोवेश हर किसी को याद आ रहा था कैसे 2007 और 2011 में श्रीलंका ने सेमीफाइनल में हराया, कैसे 1992 और 1999 में पाकिस्तान ने हराया, कैसे 1975 में वेस्टइंडीज ने हराया और कैसे 36 बरस पहले 1979 में इंग्लैंड से जीतते जीतते 9 रनों से न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में हार गया था। लेकिन न्यूजीलैंड के सामने इस बार सेमीफाइनल में ऐसी कोई टीम नहीं थी जिससे न्यूजीलैंड हारा था। तो इतिहास दोहराया नहीं जाने वाला था, बल्कि इतिहास तो बनना था और इतिहास बनेगा। कुछ इसी ख्वाब को संजोए मैकलम ने पारी शुरू करते ही ईडन पार्क के ब्रॉडकास्टिंग एंड और टेरेस एंड पर छक्कों की बरसात जिस तरीके से की और पहले 5 ओवर में ही अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली, उसने न्यूजीलैंड के चारों बड़े शहर ऑकलैंड के अलावे क्राइस्टचर्च, वेलिंगटन और हैमिल्टन को भी जोड़ दिया। मैच ऑकलैंड में हो रहा था और समूचा न्यूजीलैंड ईडन पार्क पर टकटकी लगाए उसी शोर में शरीक हो गया जो ग्रांट इलियट के छक्के के साथ आजादी के उस जश्न में बदल गया जहां गहराती रात भी रोशनी और हंगामे में खो गई। और मेलबोर्न में उसके सामने होगा भारत
या फिर चिर प्रतिद्वंदी ऑस्ट्रेलिया, इसका फैसला 26 मार्च को सिडनी में होना है। तो इंतजार कीजिए एक नए इतिहास का, जिसे बनाएगा कौन ये कोई नहीं जानता, लेकिन बनेगा मेलबोर्न में ये हर कोई जानता है।